Assalamu alaikum and welcome back to our channel from Dartford Bridge। हाँ, डार्टफोर्ड ब्रिज पे देख के जो लोग तो इधर यूके के साथ या लंदन के साथ थोड़ा फेमिलियर है उनको आइडिया हो जाता है कि अगर कोई सफ़र है और उसका आगाज़ और या उसमें डार्टफोर्ड ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं तो इट मीन्स इसका डायरेक्शन जो है वो ज़्यादा चांस है कि यूरोप की तरफ ही हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अभी हम एक नए सफ़र, नए व्लॉग, बल्कि नए एक तो नहीं कई ज़्यादा व्लॉग आने वाले हैं, उनका आगाज़ कर रहे हैं और हम जा रहे हैं यूरोप की तरफ। यूरोप में भी हम काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल कंट्रीज़ का प्लान है। एक जो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो है इटली। इटली में जो देखा है हमने कि मे बी या शायद कि हम वेनिस की तरफ जाएं। बहुत ही कह लें कि बिल्कुल अगला कॉर्नर है इटली का, उसमें नीचे रोम की तरफ या, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो सारी जगह नहीं हो सकेंगी क्योंकि हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन है। ऑलमोस्ट 10 डेज़ का प्लान है कि इन 10 डेज़ में क्या क्या और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि सफ़र भी बहुत लंबा है। पहले अगर हम जाएंगे इधर से फ्रांस, बल्कि इनफैक्ट मैं इस तरह करता हूँ कि मैप की मदद से आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि हमारा क्या क्या प्लान है, किस तरफ जाना है, और चलें अपना प्लान भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। तो ये आ गया गूगल मैप और ये है हमारा इनिशियल प्लान, जो कि मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं कि यहाँ हम लंदन से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं और हम जाना है अल्टीमेटली ये नीचे वाला रूट यूज़ करके, जिसमें फ्रांस लियोन में स्टॉप होगा और लियोन से नीचे की तरफ से वेनिस की तरफ जाना है और इटली में मिलान के पास होगा। और वापसी का जो रूट है वो ऊपर की तरफ से स्विट्ज़रलैंड से लग्जमबर्ग, बेल्जियम और ये सारा रूट लेना है। तो पहला स्टॉप जो हमारी कोशिश है कि अब पता नहीं पहुंच सकते हैं कि नहीं, वो है लियोन, और लियोन से मिलान की तरफ। यहाँ पे जो मैप रास्ता दिखा रहा है ना वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो वहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ना ये टनल है, तो फॉर सम रीज़न मे बी टनल अभी बंद है, ओपन नहीं है, या क्या वजह है कि गूगल मैप हमें ऊपर की तरफ से लेके जा रहा है, लेकिन हमने अल्टीमेटली इस टनल के थ्रू जाना है क्योंकि टनल एक कह लें कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब रिसेंटली बनी है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है, तो वो भी एक देखने से ताल्लुक़ रखती है। और इस टनल के दोनों साइडों पे स्पेशली जब हम टनल से निकल के इटली की तरफ जाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है जहाँ के माउंट एल्प्स के लिए केबल कार्स हैं जिसके थ्रू हम ऊपर माउंट टॉप पे भी जा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हम ऑल द वे यहाँ तक आ रहे हैं तो ये जगह मिस करने वाली है। हाँ, ये है कि ये यहाँ पे टोल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है टनल को क्रॉस करने का, लेकिन फिर भी वर्थ करता है। एक वैसे रूट ये भी था कि नीचे ट्यूरेन की तरफ से आ जाएं, लेकिन वो इतना सैनिक नहीं था इसलिए हम उस तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, कंसीडर भी नहीं कर रहे। तो अगला जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो मिलान में होगा और मिलान से अब वहाँ पे जाके देखेंगे क्या मिलान में कितना स्टे करते हैं, और मिलान से फिर हमने आगे जाना है वेनिस। वेनिस में वंस अगेन कि हम वेनिस में थोड़ा स्टे करते हैं कि वेनिस से टाइमिंग और एनर्जी और सारी चीज़ों का देखेंगे कि हम सेम डे वापस आ जाएं। तो वापस आके अगेन जो हमें रूट बनेगा वो मिलान की तरफ ही लेके आएगा और मिलान से फिर हमने ऊपर कोमो की तरफ जाना है। कोमो का एरिया भी इटली का वन ऑफ दी ब्यूटीफुल, मतलब कोमो लेक्स और उसकी सराउंडिंग्स में बहुत ही खूबसूरत एरिया है कि अब अगर आप इटली गए हुए हैं तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप इधर ना जाएं। अब ऑब्वियसली इटसेल्फ इटली को अगर देखा जाए तो इटली तो बहुत ही सारे का सारा खूबसूरत है, मिलान है, वेनिस है, कोमो है, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो उधर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं। लेकिन अब यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे जाएं कहाँ पे ना जाएं और एक ट्रिप में कितना कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा फिजिबल लग रहा है कि इस ट्रिप में मेरा ख्याल बेस्ट यही है कि हम मिलान और वेनिस से वापसी पे कोमो, और जिसकी वजह से हम स्विट्ज़रलैंड के बहुत करीब आ जाएंगे तो हमारा रास्ता आगे स्विट्ज़रलैंड के लिए भी ईजी हो जाएगा क्योंकि हमारा एक स्टॉप स्विट्ज़रलैंड और स्पेशली इंटरलाकन का एरिया है
तो ये देखिए ना, कोकोमो के बिल्कुल साथ ही ये बॉर्डर है जहाँ से हम क्रॉस करके, ये बिल्कुल बॉर्डर टाउन है। इस बॉर्डर से ही प्लान है कि क्रॉस करेंगे, लेकिन ये तो उस टाइम पे जब हम किस दिन पहुँचते हैं तो फिर देखेंगे। और इधर से बॉर्डर क्रॉस करके स्विट्ज़रलैंड में, और फिर स्विट्ज़रलैंड से जो हमारी डायरेक्शन होगी वो होगी इंटरलाकन की तरफ। और रास्ते में तो नो डाउट के जो स्विस ब्यूटी है, कि स्विट्ज़रलैंड में जो खूबसूरती है, जो यहाँ का सैनिक एरिया है, वन ऑफ द बेस्ट एरिया वही है जो इटली की तरफ है स्विट्ज़रलैंड से। और यहाँ पे एक और जगह है कि जिसको आयरलो पास भी कहते हैं, यहाँ पे भी उसी तरह एक टनल है कि हम टनल के थ्रू भी ये एरिया क्रॉस कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आयरलो पास जो कि माउंटेन से ये देखें ऊपर हो के जिगजैग करता हुआ रूट, लेकिन ये इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि टाइम बहुत लगेगा अगर हम इसके थ्रू जाते हैं। तो इसको भी हम मतलब कुछ कंफर्म नहीं करेंगे कि उस दिन टाइम और एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना ट्रिप कर लिया होगा जब तक हम यहाँ पहुँचेंगे, कि क्या इतनी एनर्जी है कि हम आयरलो पास के ऊपर से जाएं, या कि हम ये टनल क्रॉस करके हम स्ट्रेट वे दूसरी साइड पे निकल जाएं। वंस अगेन ये टनल भी बहुत ही लंबी है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन यूरोप है। और यहाँ से हम फिर अगेन, क्योंकि अगर आयरलो पास को मिस भी कर दिया तो आगे यहाँ से ये वाला जो रास्ता स्टार्ट होता है जहाँ से हम ये रूट छोड़ के इंटरलाकन, ये अगेन पास ही है और बहुत ही हाइट पे है, बहुत हाई माउंटेन्स। इवन यहाँ पे यही जाना जाता है कि गर्मियों के दिनों में भी जो माउंटेन टॉप्स हैं वो सारे के सारे स्नो में कवर होते हैं। तो इसलिए अगर आयरलो पास मिस भी कर दिया तो, क्योंकि यहाँ पे कोई टनल नहीं है, यहाँ से तो हमें होके ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से होने के बाद हम यहाँ से सीधे निकल जाएंगे। अब यहाँ पे कितना स्टॉप करते हैं, कोई ऐसा रेस्टोरेंट या कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे ज़्यादा किया जाए, तो मेरा ख्याल ये डे ट्रिप ही होगा। और यहाँ से कोशिश यही होगी कि हम रास्ते में छोटी मोटी जो भी अट्रैक्शंस आएँ, जिस तरह ये वाटरफॉल्स वगैरह हैं या कोई व्यूइंग पॉइंट आए, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप करते जाएं। और अल्टीमेटली हम इंटरलाकन यही है कि ये जो दो बड़ी बड़ी लेक्स हैं और उनके बीच में एक टाउन है जिसको इंटरलाकन कहते हैं। इंटरलाकन से फिर हम ऊपर की तरफ बिल्कुल रूट लेंगे और दोबारा पूरा स्विट्ज़रलैंड भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। मतलब काइंड ऑफ स्विट्ज़रलैंड के एक बॉर्डर से एंटर होकर दूसरे बॉर्डर से हम फ्रांस की तरफ निकलेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ जर्मनी है, लेकिन हम फ्रांस की तरफ से निकलेंगे और ऊपर लग्जमबर्ग की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये तो डेफिनेटली एक दिन में नहीं होगा, रास्ते में हमें नाइट स्टे अब डिपेंड करता है कि किस जगह पर करते हैं, फ्रांस में करते हैं पहुँच के, स्विट्ज़रलैंड में ही करते हैं, तो फिर लग्जमबर्ग में फिर वंस अगेन के देखना, क्योंकि लग्जमबर्ग भी बहुत ही एक छोटा सा है कंट्री, लेकिन अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा फेमस तो है कि वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है, बल्कि शायद इस वक्त रैंकिंग में दुनिया का सबसे अमीर तरीन रिचेस्ट कंट्री है। तो अब इस तरफ आ रहे हैं तो ये भी नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। और यहाँ से फिर ये कि लग्जमबर्ग से बेल्जियम, और बेल्जियम में कोई प्लान नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जब तक हम बेल्जियम पहुँचेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट और यकीनन थकन हो चुकी होगी, फिर ये इतना मूड और एनर्जी नहीं होगी कि बेल्जियम में घुमा फिरा जाए। हाँ, बेल्जियम के लिए दोबारा से आ सकते हैं, तो बेल्जियम से फिर वापस वही फ्रांस में एंटर होंगे और फ्रांस से फिर वापस कैले में आ जाएंगे, और कैले से अल्टीमेटली हम दोबारा यूके में यहाँ से फेरी लेके, ये मेरे ख्याल जो मैप में शो हो रहा है वो तो थ्रू टनल शो हो रहा है, लेकिन हम टनल नहीं, हम यहाँ से फेरी लेके ये डोवर की तरफ चले जाएंगे और वापस यूके में एंटर हो जाएंगे। तो ये सारा ट्रिप है। इसमें अगर देखा जाए मोटे मोटे फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और इटली, कुल मिला के यूके के अलावा 5 कंट्रीज़ होंगे। अब 10 दिनों में 5 कंट्री कवर करने बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हम काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। इसमें देखेंगे कि अगर टूर 1-2 दिन कम ज़्यादा करना पड़ गया तो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम यही कोशिश करनी है कि जितना अच्छा
और लेग ट्रिप हो सके वही किया जाए, अननेसेसरली भागम भाग ना हो। टूर इंट्रो तो थोड़ा सा लंबा हो गया और साथ ही हम डोवर भी पहुंच गए हैं। ये सामने आपको फेरीज खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन क्योंकि इतना लंबा टूर है तो उसका थोड़ा इंट्रो भी क्वाइट पॉसिबल था कि लंबा हो जाए। तो खैर अभी हम चलते हैं डोवर और यहाँ फेरी पे क्योंकि हमने जाना है, तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो बहुत बुरा हाल था, बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पे, क्योंकि हॉलीडेज़ उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन आई होप कि इस दफ़ा ये हाल नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है कि यहाँ जब भी अभी हम जा रहे हैं इससे भी पीछे से लाइनें लगी हुई थी। तो अभी तो खैर बहुत ही बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे तक भी इतनी क्यूज़ नहीं है। तो आई होप कि यहाँ पे हम जल्दी फारग हो जाएंगे और हमारे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग की फेरी ली है ताकि हम डे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सफ़र और ज़्यादा कैप्चर कर सकें। और लकीली ये कि अर्ली का ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप बहुत अर्ली की फेरी लेते हैं तो उसमें रश उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। यही 1-2 घंटे बाद काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। लोग काफ़ी जो थोड़ी सी लेटर डे फेरीज़ होते हैं ज़्यादातर लोग वही लेते हैं। जैसे जैसे पासपोर्ट कंट्रोल के पास पहुंच रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉपेज टाइम बढ़ रहा है, तो इट मीन्स लग रहा है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और लकीली कि ये इस वक्त तो इतना रश नहीं था, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि हम सुबह जल्दी आ गए हैं। यही अगर थोड़ा लेट वाली फेरी ली होती कि जिसमें ऑलरेडी इतना रश होना था और ऊपर से ये टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत ही यहाँ पे आके एकदम से बिल्कुल जैसे नहीं होता कि डेड स्टॉप हो गई है, कि बहुत टाइम लगता है, हर थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आगे जाती है और उसकी जगह बनती है। ये हमारे सामने मेरा ख्याल पासपोर्ट पुलिस फ्रंटियर, लेकिन नहीं ये तो बिल्कुल क्लोज़ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो आगे वाला मैं समझ रहा था कि यहाँ पे शायद पासपोर्ट चेक कर रहे हैं या कुछ चेक कर रहे हैं जिसकी वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन ये जो भी हो रहा है काफ़ी आगे हो रहा है, लेकिन उसी की वजह से यहाँ तक का रश पड़ा हुआ है। अच्छा, एक्चुअल जो पासपोर्ट कंट्रोल वाले हैं आई थिंक ये फ्रेंच वाले ही होंगे डेफिनेटली, वो थोड़ा आगे जो स्मॉल कैबिन बने हुए हैं, ये काइंड ऑफ टेम्परेरी कैबिन्स है, इनमें बैठे हुए हैं। ये साथ में बसेस वाला है, ये जहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है, अगर जो बस वगैरह जाती हैं वो यहाँ से जाती होंगी। ये फ्रेंच इमिग्रेशन थी और लकीली यहाँ पे कोई टाइम नहीं लगा, पासपोर्ट लिए हैं, स्टैम्प किए हैं और वापस पकड़ा दिए हैं, पैसेंजर वगैरह चेक किए हैं उन्होंने अंदर से बैठ के। अच्छा, ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ से जाते हुए एटलीस्ट हमें एक ही इमिग्रेशन से पाला पड़ता है फ्रेंच से, क्योंकि जाते टाइम यूके की इमिग्रेशन नहीं होती, बस आप चले जाएं। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होती हों, यूके वाले भी एग्ज़िट करते हैं और फ्रेंच वाले एंटर, तो फिर इमेजिन करें कि टाइम और कितना बढ़ जाएगा, जो कि हमें वापसी पे डेफिनेटली होगा, क्योंकि फ्रेंच एग्ज़िट करते हैं और यूके वाले आगे एंट्री करते हैं। तो आते हुए तो डेफिनेटली 2 हमें इमिग्रेशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जाते हुए ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अब अपनी फेरी की तरफ। रादर की इधर लंबी क्यू में लगा जाए, मेरे ख्याल इस तरफ क्यूज़ छोटी हैं तो हम भी इस तरफ ही हो जाते हैं, कि इस तरफ तो बिल्कुल ही छोटी सी क्यूज़ हैं। फेरी का चेक इन हो गया और स्टिकर मिल गया जो हमने अपने सामने लगा लिया विंड स्क्रीन के ऊपर, जो सामने से नज़र आया। और सबको लेन असाइन होती हैं कि हर गाड़ी के वो अपनी लेन में जाके खड़े हो जाना होता है। तो फिर जो ही फेरी में लोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो बाई लेन वो कॉल करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारी जो फेरी है ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और हम काइंड ऑफ लेट तो नहीं है लेकिन बड़े ही एज टू एज हैं, तो अभी बेटर यही मेरा नहीं ख्याल कि इसलिए यहाँ पे, वरना ये जो सामने जगह नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत लंबी क्यूज़ लगी होती हैं वेटिंग के लिए फेरी की, लेकिन अभी क्यूज़ नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आई थिंक बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है।
तो लेट्स सी कि ये हमें लग रहा है कि यही वाली हमारी फेरी की बोर्डिंग हो रही है। तो अभी चलते हैं। नहीं, बल्कि वो हमारी नहीं थी, हमारी अभी आगे है। वो किसी और की होगी, क्योंकि मैंने अभी अब लेन के नंबर चेक किए हैं। आई थिंक ये होगी, क्योंकि इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो यही होगी हमारे वाली। तो इसमें भी बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, तो हम जाके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमारी लेन है। नहीं, ये भी नहीं है, हमारी तो कभी कहीं आगे ही है, क्योंकि ये भी क्योंकि ज़्यादातर खड़ी हुई थी वो वेटिंग में थी। ये है हमारी लेन, और हम ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ हम बिल्कुल एंड में ही पहुँचे हैं। ये बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हुई है, और लॉरीज़ को नॉर्मली ये शायद एंड पे ही बुलाते हैं। तो इट मीन्स अगर लॉरीज़ को बुला लिया है तो ये बाकी लोग भी हमारी तरह ही हैं, तो बिल्कुल रोका नहीं, थ्रू आउट ही जाने दिया है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं लोग। तो अभी सीधा चलते हैं फेरी में, और बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। भागम भाग करके बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम फील्ड में पहुंच गए हैं, गाड़ी नीचे लगा लिए, ऊपर आ गए हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा क्विक टूर कराया जाए आपको फेरी का किस तरह की है। वैसे तो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे इस फेरी की एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, और मे भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा और कुछ चेंजेस हुए तो मैं इसकी अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी जस्ट के फेरी के ऊपर किस किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने में। और यहाँ यही होता है कि सबसे फ़ौरन जब आप फेरी में पहुँच जाएं तो भाग के ऊपर आ जाएं, ताकि आपको बेस्ट जो वीविंग सीट होती है ना वो मिल जाए। अगर आप थोड़ा लेट हो जाएंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छे व्यूज़ वाली सीट्स लोग ले चुके होंगे। प्राइसेस भी थोड़ी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस कहते हैं कैसी हैं। जैसे कॉफ़ी हम देख रहे हैं 2.75 कैपेचिनो वगैरह है, विच इज़ नॉट बैड। कि अगर बाहर से हम लें तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोस्टा वगैरह या कहीं से भी हम लें तो इससे तो सस्ती नहीं मिलती, महंगी मिलती है। तो हल्की फुल्की लाइक स्नैकिंग के लिए, अपनी कैफ़ीन को पूरा करने के लिए ठीक है। प्राइस वाइज तो ठीक है, कप चाय छोटा है लेकिन नॉट बैड। हम फ्रांस वाली साइड पे पहुंच गए। ये सामने जो नज़र आ रहा है ये कोस्ट लाइन, ये फ्रांस की कोस्ट लाइन है। थोड़ा व्यू हेज़ी है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, और जिसकी वजह से थोड़ा व्यू में है हल्की सी धुंध। ये है हमारी पोर्ट जहाँ पे हमारा शिप या फेरी डॉक होगी, और इसी तरह जैसे वो फेरी से निकल के गाड़ियाँ जा रही हैं।
वेलकम टू फ्रांस। जी, हमारा इस ट्रिप का कंट्री नंबर 1, वैसे जिस कंट्री से हम आए हैं अगर उसको काउंट करें तो कंट्री नंबर 2, लेकिन खैर जिस कंट्री में हम पहुंच गए हैं तो ये कंट्री नंबर 1 इस ट्रिप का। ऑफिशियली हम आपको फ्रांस से वेलकम करते हैं क्योंकि अब हम बिल्कुल फ्रेंच की सॉइल पे या फ्रेंच के रोड पे, इससे पहले तक वो फेरी का डॉक था, लेकिन अब हम फ्रांस की ज़मीन पे लैंड कर चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहला चैलेंज तो जो आना है वो ये है कि ड्राइविंग चेंज हो जाती है, राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग। लेकिन लकीली ये अच्छा होता है कि जब भी यहाँ पे एंटर होते हैं तो साथ ही ये बिल्कुल स्ट्रेट वे हम एक तो फ़्लो में निकल रहे होते हैं, क्यू में तो पता नहीं चलता, और जब तक समझ आती है हम बिल्कुल मोटरवे को हिट कर चुके होते हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है कि जब तक आप मोटरवे पे चला के जब तक किसी सिटी में, सपोज अगर आप पेरिस की तरफ जा रहे हैं या किसी भी नियर बाई सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो जितनी देर में आप सिटी में एंटर होंगे आप काफ़ी फेमिलियर हो चुके होते हैं इस रॉन्ग साइड तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट हैंड ड्राइव को रॉन्ग कहेंगे तो वो राइट हैंड को रॉन्ग कहेंगे। तो रॉन्ग और राइट का तो नहीं है, लेकिन ये कि अदर साइड ऑफ कह लेंगे रोड के जब हम यूज़ टू होते हैं, हम राइट हैंड साइड के यूज़ टू हैं, तो यहाँ एकदम से जब लेफ़्ट हैंड साइड आता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट डेफिनेटली होता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो होती है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि अब हमें बहुत ही कॉन्शियस होकर ड्राइव करना है, ओवरटेक जो करना है वो दूसरी साइड से करना है। स्लो लेन जो है, जो फास्ट लेन है वो स्लो में बदल जाती है, और जो स्लो लेन है वो फास्ट में बदल जाती है। अच्छा, लेफ़्ट हैंड ड्राइव के साथ जो दूसरा एक सरप्राइज़ होता है जब हम फ्रांस में एंटर होते हैं वो यहाँ के मोटरवेज़ के ऊपर जो टोल होता है। जी हाँ, यहाँ पे यूके की तरह ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्ज़ी मोटरवेज़ पे चलाते फिरें, या काफ़ी और कंट्रीज़ में क्या मोटरवेज़ यूज़ करें और आप यूज़ करते जाएं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़, फ्रांस और काफ़ी कंट्रीज़ हैं यूरोप में भी और दुनिया में, जहाँ मोटरवेज़ को यूज़ करने के लिए आपको टोल पे करना पड़ता है। तो अभी कुछ ही देर में आई होप कि वो भी आने वाला है, टोल प्लाज़ा, जहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी और जब हम निकलेंगे तो फिर हमें टोल पे करना पड़ेगा। और ये होता भी काफ़ी ज़्यादा है। मीन कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ड्राइविंग सस्ती है, टोल बहुत ही ज़्यादा फ्रांस का जो है वो एक्सपेंसिव है। वो तो खैर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कितना ट्रैवल करते हैं और उसके लिए कितना पे करना पड़ता है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ले जी, जिसका इंतज़ार था वो आ गया। हम अभी टोल की बात कर रहे थे और बिल्कुल सामने हमारे टोल प्लाज़ा आ गया। ट्रैफिक एकदम से स्लो होना शुरू हो गई है और यहाँ से हमें टोल के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। पे हम करेंगे जब हम निकलेंगे। तो हम लेते हैं अपने टोल की टिकट मोटरवे पे ड्राइव करने के लिए और मिलते हैं अगले सफ़र में आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।